हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है और विश्व में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन देश में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो 1790 में अमेरिका में हुई थी। तो इनको अच्छे से याद रखेंगे कि जनगणना की जो शुरुआत है वो तो स्वीडन देश से हुई थी, लेकिन नियमित रूप से दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो अमेरिका से होती है। अब हम भारत में जनगणना की बात करें तो दोस्तों, प्रथम जनगणना भारत में 1872 में लॉर्ड मियो के समय शुरू हुई, लेकिन नियमित रूप से दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू होती है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे WC पेलोडेन। तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC पेलोडेन। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2025 की थीम थी युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार को बनाने के लिए सशक्त बनाना। नोट में 3 बातें आपको याद रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। गृह मंत्रालय जनगणना करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। 1951 से सभी जो जनगणना है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, जाति के आधार पर पहली बार जनगणना 1931 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और इस जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे RA गोपाल स्वामी। तो इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, 2011 की जो जनगणना है वो 1872 से 15वीं मानी जाती है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में 2011 की जनगणना जो है वो 7वीं मानी जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 1872 से 2011 की जनगणना 15वीं मानी जाती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में 2011 की जो जनगणना है वो 7वें क्रम की है। दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी और पहली जनसंख्या नीति जो है वो 1975 में आई थी। तो इसको अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली जनसंख्या नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में आती है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है। जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना में आयुक्त थे C चंद्रमौली और वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं दोस्तों मृत्युंजय कुमार नारायण। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दोस्तों, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2011 की जनगणना के दौरान टोटल 29 सवाल पूछे गए थे और इस जनगणना में शुभंकर बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका को। दोस्तों, ये एक ऐसी टीचर थी जिसके एक हाथ में बैग टंगा हुआ था और दूसरे हाथ में डॉक्यूमेंट थे। 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले चरण में दोस्तों हाउस लिस्टिंग की गई थी। इसमें ये देखा गया था कि कितने लोगों के पास में अपना खुद का घर है, वहाँ पर बिजली उपलब्ध है, पानी की सुविधाएं हैं। और दूसरे चरण में दोस्तों हाउस सेंसस किया गया था, यानी जनसंख्या का आकलन किया गया था। 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है। इसको आप लगभग 1.21 अरब भी कह सकते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% था।
और इसमें दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या लगभग 51.47% रही, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 48.53% रही। यहाँ पर चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा। देखिए 1911 से लेकर 1921 के बीच का जो दशक था, इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, -0.1%। इसी वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1961 से लेकर 71 तक के दशक को सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक कहा जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 24.80% थी, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको जो भी फैक्ट बताए हैं ना, वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 2001 से लेकर 11 की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही, लेकिन स्पेसिफिक रूप से 2011 की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% थी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिरकार जनसंख्या घनत्व किसको कहा जाता है। तो दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 1951 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व था 117। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो राइट आंसर क्या होगा, 117। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था, जो कि बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 382 हो गया है दोस्तों। तो देखिए हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों 57 अंकों की उसमें वृद्धि हुई है। वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है, 382, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय जनसंख्या घनत्व कितना था, 117। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला स्थान आता है दोस्तों बिहार का, दूसरे नंबर पर है बंगाल और तीसरे नंबर पर है केरल। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अगर आप इसको ऐसा पढ़ते हैं सर्वाधिक घना तनाव, सर्वाधिक घना तनाव यानी घनत्व। सर्वाधिक घना तनाव किसकी वजह से होता है, बीवी की वजह से। सर्वाधिक घना तनाव यानी घनत्व, सर्वाधिक घना तनाव किसकी वजह से होता है, बीवी की वजह से। तो बी से हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार, दूसरे बी से हो जाएगा आपका बंगाल, और के से हो जाएगा केरल। सर्वाधिक घना तनाव यानी सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घना तनाव किसकी वजह से होता है, बीवी की वजह से। तो बी से बिहार, दूसरे बी से बंगाल और के से केरल। इसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा स्थान आता है मिजोरम का, और तीसरा स्थान आता है सिक्किम का। अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम घनत्व। तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि न्यूनतम घना तनाव हो तो आप क्या करोगे, अरे मजे से रहेंगे। न्यूनतम घना तनाव हो तो आप क्या करोगे, अरे मजे से रहेंगे। तो अरे से अरुणाचल प्रदेश, मजे से मिजोरम और से सिक्किम। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूनतम घना तनाव हो तो आप क्या करोगे, अरे भाई मजे से रहेंगे। तो अरे से अरुणाचल प्रदेश, मजे से हो जाएगा मिजोरम, और से हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। इसको याद करने के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भैया केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा घना तनाव कहाँ होगा, दिल्ली में, क्योंकि भैया दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, एक तो एरिया छोटा है, बहुत सारे साधन हैं। तो भैया केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा घना तनाव कहाँ पर होगा, दिल्ली में, क्योंकि वो हमारी राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो आशा करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों लिंग अनुपात के बारे में। दोस्तों लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से की जाती है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसका आकलन लिंग अनुपात के माध्यम से किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था 933, जो कि बढ़कर दोस्तों 943 हो गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 अंकों की वृद्धि हुई है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें तो ये है दोस्तों 919।
सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में, इसके बाद दूसरा स्थान आता है तमिलनाडु का और तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, देखिए केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, सबसे ज्यादा लोग शिक्षित हैं, तो वहां पर लिंगानुपात अच्छा होगा, यानी महिला और पुरुषों में वहां पर समानता बरती जाएगी। तो केरल में सबसे अच्छा लिंगानुपात होगा। केरल के पास में ही आपके तमिलनाडु है और तमिलनाडु के पास में ही आंध्र प्रदेश है। तो अगर आपके माइंड में केरल बैठ जाएगा ना, तो ये जो दोनों बचे हैं ये आसानी से याद हो जाएंगे। केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, इस वजह से वहां का लिंगानुपात अच्छा होगा। केरल के पास में ही तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में, इसके बाद स्थान आता है जम्मू कश्मीर का और इसके बाद स्थान आता है सिक्किम का। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए आप ऐसा मान सकते हैं कि हरियाणा में खाप पंचायत चलती है ना, वहां पर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो भैया हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात होगा, लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता है, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है और हरियाणा के पास में ही जम्मू कश्मीर है। तो दो ही आप अगर याद कर लेंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, तो इसमें नाम आता है दोस्तों पौंडुचेरी का। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया केरल में सर्वाधिक साक्षरता है, तो यहाँ पर लिंगानुपात काफी अच्छा है और केरल के पास में ही दोस्तों पौंडुचेरी है। पौंडुचेरी का माहे वाला इलाका कहाँ पर है, केरल में। तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है और केरल के पास में ही पौंडुचेरी है, तो पौंडुचेरी में भी सर्वाधिक लिंगानुपात होगा। अब बात करें न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो इसमें नाम आता है दोस्तों दमन दीव का। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 3 राज्य हैं, जिसमें पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों सिक्किम में, इसके बाद है मिजोरम में और तीसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो इसमें पहला स्थान है दोस्तों दिल्ली का, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में, दूसरा स्थान है पौंडुचेरी का और तीसरा स्थान है चंडीगढ़ का। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों लक्षद्वीप में, इसके बाद स्थान आता है दमन द्वीप का और तीसरे स्थान पर है दोस्तों दादरा नागर हवेली। इसको आप मैप के माध्यम से भी कर सकते हैं याद, यहाँ पर लक्षद्वीप ड्रॉ करिए, ऊपर दमन द्वीप करिए और यहीं पर आप दादरा नागर हवेली को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। यहाँ पर पिछले एक दशक में जनसंख्या में 27.7% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली है और न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप। अब हम बात करते हैं दोस्तों साक्षरता की। साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को मैं आपको कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाऊंगा। दोस्तों 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम हो वो साक्षर कहलाते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर थी दोस्तों 18.33%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता जो है वो 74.4% हो गई है, जिसमें पुरुष साक्षरता है दोस्तों 82.14% और महिला साक्षरता है दोस्तों 65.46%। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों साक्षरता से संबंधित राज्यों के बारे में। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों ये सभी बिल्कुल सेम है, अगर आप एक याद कर लेंगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में पहला स्थान आता है केरल का, दूसरे नंबर पर है मिजोरम और तीसरे नंबर पर है गोवा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल, मिजोरम और गोवा। इसी तरह से दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं, केरल, मिजोरम और गोवा। अगर आप एक याद कर लेंगे ना तो आपको तीनों आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में सारी चीजें सेम हैं।
अब बात करें दोस्तों साक्षरता के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी में पहले नंबर पर जो है वो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और महिला साक्षरता वाला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप पहला वाला याद कर लोगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से टिक कर दोगे। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, और अगर आपको और भी याद करना है ना तो आप इनको और भी याद कर सकते हो। मैंने तो थोड़ा सा आपको इस तरह से जमा के दिया है तो आपको आसानी से ये समझने में सहूलियत होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूनतम साक्षरता की स्थिति क्या है भारत में। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को उसी तरह से उसी फॉर्मेट में जमाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जैसे कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दादरा नागर हवेली। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नागर हवेली। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दादरा नागर हवेली। तो बस आपको एक ही याद करना है, तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम राज्यों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों बिहार, यानी यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का, और अरुणाचल प्रदेश के बाद में तीसरा स्थान है दोस्तों राजस्थान का। अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो देखिए पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और तीसरे स्थान पर है झारखंड। तो देखिए दोस्तों, तीनों में सबसे पहला स्थान है बिहार का, यानी न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है। इसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग के जो दो है ना उसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के बारे में थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अगर दो आपको याद हो जाएंगे ना तो तीसरा आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, वो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का स्तर क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो लगभग 121 करोड़ है, जिसको हम 100% मानते हैं। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.84% है और शहरी जनसंख्या जो है वो है दोस्तों 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या का लिंग अनुपात है दोस्तों 949% और शहरी लिंग अनुपात है 929%। यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो शहर की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कहीं कहीं बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि शहर में जो है साक्षरता अच्छी होती है तो वहाँ का लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिवर्स है, उल्टा है। ग्रामीण लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है शहरी लिंगानुपात की तुलना में। दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वो सिक्किम में है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो गोवा में है। दोस्तों सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है गोवा में और प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम एससी और एसटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जिसको हम 100% मानते हैं। 100% में से 16.6% जो है वो एससी निवास करती है भारत में और 8.6% जो है वो एसटी निवास करती है भारत में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। न्यूनतम एससी निवास करती है नागालैंड में। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एससी निवास करती है दोस्तों पंजाब में। अब हम बात करते हैं दोस्तों एसटी के बारे में, जिसको हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जो कि टोटल जनसंख्या का 8.6% है।
दोस्तों अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है भीलों की। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का 21.1% जो है वो मध्य प्रदेश में निवास करता है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक एसटी निवास करती है दोस्तों मिजोरम में। न्यूनतम एसटी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो और वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।